जय माँ भारती। भारत के मध्यकालीन इतिहास में जहाँ शौर्य पराक्रम और बलिदान की बात आती है, वहाँ मेवाड़ का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। इसी मेवाड़ में सूरज की तरह आग उगलता हुआ एक ऐसा सम्राट हुआ जिसने अपनी तपिश से शत्रुओं का दहन कर दिया। मैं आज आपकी मुलाकात उसी शूरवीर राणा सांगा से करवाता हूँ। बप्पा रावल का वंशज और महाराणा कुंभा का पौत्र संग्राम सिंह था, जो कि आगे चलकर राणा सांगा के नाम से भारतीय इतिहास में अमर हो गया। राणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 ईस्वी को चित्तौड़ में हुआ था। इनके पिता का नाम राणा रायमल था, जो कि महाराणा कुंभा के पुत्र थे, और इनकी माता का नाम श्रृंगार देवी था। बचपन में एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि राणा सांगा ही मेवाड़ के उत्तराधिकारी बनेंगे। ये बात सुनकर उनके बड़े भाई पृथ्वीराज और जयमल दोनों नाराज हुए और राणा सांगा से भिड़ गए। इसी मारपीट में राणा सांगा की एक आंख चली गई और भय के कारण भागकर वे बीकानेर में आकर एक सामंत की शरण में छुप गए। 1509 ईस्वी में 27 वर्ष की अवस्था में जब राणा रायमल का निधन हुआ, तब इन्होंने मेवाड़ की गद्दी को संभाला। जब ये मेवाड़ के शासक बने तो दिल्ली में लोधी वंश का साम्राज्य था और गुजरात में बादशाह बहादुर का साम्राज्य था। मालवा में भी नसीरुद्दीन खिलजी का शासन था। चारों तरफ से मुसलमानों से घिरे होने के बावजूद बीच में मेवाड़ जैसा हिंदू राज्य इन मुस्लिमों को खटक रहा था। राणा सांगा ने सभी राजपूत राज्यों को संगठित किया। उन्होंने अपना राज उत्तर में पंजाब के सतलज नदी से लेकर दक्षिण में मालवा को जीतकर नर्मदा तक फैला दिया। पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में बयाना, भरतपुर और ग्वालियर तक इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। मुस्लिम सुल्तानों के 150 वर्षों की सत्ता के बावजूद इतने बड़े भूभाग पर हिंदू साम्राज्य होना किसी अजूबे से कम नहीं था। उस दौरान इतने बड़े भूभाग वाला हिंदू साम्राज्य दक्षिण में राजा कृष्णदेव राय का विजयनगर साम्राज्य ही था। दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी राणा सांगा से खतौली और बाड़ी के युद्ध में 2 बार पराजित हो चुका था। गुजरात के सुल्तान को भी परास्त करके राणा सांगा ने मेवाड़ की तरफ बढ़ने से रोका और बयाना के युद्ध में बाबर को भी राणा सांगा ने बुरी तरीके से परास्त किया। इन विजयों के साथ राणा सांगा भारतीय इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ गए। उनके शरीर पर 80 घाव थे। इन्हें हिंदूपत की उपाधि भी दी गई। इतिहास में उनकी गिनती महानायक और 16वीं शताब्दी के सबसे शक्तिशाली राजाओं में की जाती है। दिल्ली, गुजरात और मालवा के मुस्लिम शासक अपनी सम्मिलित सेना के साथ एक बार राणा सांगा पर धावा बोल चुके थे, परंतु अपने पराक्रम और वीरता से राणा सांगा ने इनको परास्त कर दिया था। 1517 में खतौली के मैदान में इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने बुरी तरीके से परास्त किया, परंतु इस युद्ध में उनका दायां हाथ तलवार से कट गया और घुटने में एक तीर लग जाने के कारण हमेशा के लिए उनका एक पैर भी जाता रहा। अपमानित इब्राहिम लोधी ने अपनी सेना को पुनः संगठित करके एक बार फिर महाराणा सांगा पर आक्रमण कर दिया। राजपूती एकता और मेवाड़ी तलवारों के सामने लोधी की सेना असहज हो उठी। राजपूती रणबांकुरों ने इब्राहिम लोधी की सेना का जमकर संहार किया। एक आंख, एक हाथ और एक पांव से लाचार होने के पश्चात इस महायोद्धा के सामने बड़े बड़े शत्रु अपनी पराजय स्वीकार करने के लिए लाचार हो जाते थे। बीच रणभूमि में आकर महाराणा सांगा की शूरवीरता देखकर राजपूती सेना भी शत्रुओं पर प्रलय बनकर टूट पड़ती थी। इब्राहिम लोदी के साथ भी ऐसा हुआ
और दोबारा भी वह बुरी तरीके से परास्त हुआ और बंदी बना लिया गया। क्षमा याचना करने पर कुछ समय पश्चात कुछ दंड लगाकर राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को मुक्त कर दिया। इसी दौरान 1518 में मालवा के सुल्तान नसीरुद्दीन शाह खिलजी को भी राणा सांगा ने बुरी तरीके से परास्त किया। सुल्तान को बंदी बनाकर चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में कैद कर लिया। 5 माह बाद कुछ आर्थिक दंड लगाकर राणा सांगा ने नसीरुद्दीन खिलजी को भी रिहा कर दिया। इन विजयों के साथ राणा सांगा और शक्तिशाली हो उठा। राजपूती एकता के कारण राणा सांगा ने एक बड़े भूभाग पर हिंदू साम्राज्य की स्थापना की और केसरिया लहराया। स्वतंत्र होने के बाद नासिर खिलजी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। कुपित राणा सांगा ने मालवा पर एक बार फिर से भीषण प्रहार किया और खिलजी की सेना को तहस नहस कर दिया। भयभीत खिलजी प्राण बचाकर सुल्तान महमूद की शरण में भागकर मांडू के किले में जाकर छुप गया। राणा सांगा ने मालवा पर अपने विश्वसनीय सरदार को बैठाया और मांडू की तरफ कूच कर गए। मांडू ईडर अहमदनगर के युद्ध में महमूद शाह को कई बार पराजित करके संपूर्ण गुजरात पर अपने विशेष सरदारों को राणा सांगा ने नियुक्त किया और संपूर्ण गुजरात पर भगवा लहरा दिया। राणा सांगा की दहशत समूचे उत्तर भारत में फैल चुकी थी। उधर काबुल में बाबर सुल्तान बन चुका था, उसकी निगाह भी भारत की तरफ थी। हलाकू और चंगेज खान की तरीके से बाबर भी एक मंगोलियन लुटेरा ही था। इस्लाम स्वीकार करने के बाद यही मंगोल बाद में मुगल बन गए। एक विशाल सेना के साथ बाबर ने दिल्ली की तरफ कूच किया और 1526 में पानीपत के मैदान में बाबर और इब्राहिम लोदी की सेना में घमासान युद्ध हुआ। राणा सांगा तटस्थ होकर समय को पढ़ने का प्रयास कर रहे थे। वह समझ रहे थे कि अन्य लुटेरों की भांति बाबर भी आएगा और लूटपाट करके वापस चला जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। पानीपत में इब्राहिम लोदी परास्त हुआ और दिल्ली में लोदी सल्तनत का अंत हुआ और मुगल साम्राज्य का उदय हुआ। लोदी साम्राज्य के पतन के बाद कुछ छोटे राज्य स्वतंत्र हो गए और कुछ छोटे राज्यों ने बाबर की अधीनता स्वीकार कर ली। राणा सांगा का हिंदू साम्राज्य दिल्ली की सीमाओं तक दस्तखत देने लगा था। बाबर यह भली भांति समझ चुका था कि राणा सांगा के होते हुए वह भारत पर सुचारू रूप से शासन नहीं कर सकता। राणा सांगा की गिनती उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली राजाओं में होने लगी थी। एक बड़ी सेना लेके अंततः बाबर ने 21 और 22 फरवरी 1527 को राणा सांगा पर आक्रमण कर दिया। बयाना के रण क्षेत्र में दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ। राजपूती एकता ने मेवाड़ को बहुत शक्तिशाली बना दिया था। जंग शुरू हो चुकी थी। मुगलों ने राजपूतानी शूरवीरता और पराक्रम इससे पहले कभी नहीं देखा था। हर हर महादेव की गर्जना के साथ मेवाड़ी वीरों ने बयाना की रणभूमि में तांडव मचा दिया। शीघ्र ही मुगलों के पांव उखड़ने लगे। बेबस बाबर दांतों तले उंगली दबाकर राणा सांगा का शौर्य और अपनी कटती हुई मुगल सेना को देखता रहा। राणा सांगा के रण कौशल के आगे बाबर की सारी रणनीति धराशायी हो गई। मुगल सेना भाग खड़ी हुई। भागती हुई सेना को बाबर ने रोकने का भरसक प्रयत्न किया, परंतु भयभीत मुगल सेना ने बाबर की एक ना सुनी और उसने भागकर अपने प्राण बचाना ही बेहतर समझा। बाबर बुरी तरह से परास्त हो चुका था। बयाना की इस विजय ने राणा सांगा का कद और बढ़ा दिया। बाबर की डरी हुई सेना ने वापस काबुल लौट जाने का निर्णय लिया। वह फिर से युद्ध के लिए तैयार ना हुई। बाबर लाचार हो उठा था। अंततः यहाँ पर उसने इस्लाम की दुहाई देते हुए जिहाद का ऐलान किया और
हिंदुओं को काफिर कहकर इनका कत्लेआम करने का जिहादी नारा दिया। कुछ समय में उसने अपनी सेना को फिर से एकत्रित किया और 17 मार्च 1527 को आगरा से 35 किलोमीटर दूर खंडवा के मैदान में बाबर ने अपनी सेना के साथ पड़ाव डाला और राणा सांगा को युद्ध के लिए ललकारा। राणा सांगा तैयार बैठे थे। एक विशाल सेना के साथ राणा सांगा खानवा की रणभूमि में उतर गए। खानवा का यह युद्ध भारतीय इतिहास में सबसे भीषण और भयानक युद्धों में गिना जाता है। इस युद्ध में राणा सांगा का साथ इब्राहिम लोदी के पुत्र महमूद लोदी दे रहे थे। युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका था। मुगल सेना के पांव उखड़ने लगे थे। तभी बाबर ने तेज तर्रार काबुली घुड़सवारों की सेना को आगे कर दिया। इनकी रफ्तार के आगे हाथियों से सुसज्जित मेवाड़ी सेना एक बार तो भौचक्की रह गई, पर वे मेवाड़ी रणबांकुरे थे। कुछ ही समय में वे फिर से मुगलों पर भारी पड़ने लगे। हाथी पर सवार राणा सांगा रण क्षेत्र के बीचों बीच में आकर प्रलय मचा रहे थे और उत्साहित राजपूती सैनिक शत्रुओं को मौत की नींद सुला रहे थे। तभी बाबर ने अपनी सेना के पीछे चलती हुई तोपों को आगे किया और उन तोपों का मुंह खोल दिया। भारतीय इतिहास में पहली बार बारूद का इस्तेमाल बाबर ने इस युद्ध में किया। इस नए हथियार को देखकर राजपूती सेना अचरज में पड़ गई। आग उगलती तोपों से राणा सांगा को भारी नुकसान हुआ, पर वे राजपूत थे। वे राजपूत जिनके सर कट जाते थे और धड़ लड़ते रहते थे। बिना विचलित हुए वे निरंतर मुगलों पर संहार करते रहे। तभी मुगलों का एक तीर राणा सांगा के चेहरे पर आकर लगा और वे मूर्छित होकर गिर पड़े। एक विश्वास पात्र सरदार ने राणा सांगा का मुकुट पहनकर युद्ध जारी रखा और आगे चलकर वे वीर गति को प्राप्त हुए। दो विश्वसनीय सरदार पृथ्वीराज कुशवाहा और मालदीव राठौर राणा सांगा को सुरक्षित लेकर युद्ध भूमि से निकल गए। कुछ समय पश्चात होश आने पर स्थिति को जानकर राणा सांगा बहुत क्रोधित हुए और राणा सांगा ने सौगंध खाई कि जब तक वे बाबर को जीत नहीं लेंगे चित्तौड़गढ़ वापस नहीं जाएंगे। तभी राणा सांगा को खबर मिली कि बाबर चंदेरों पर हमला करने के लिए निकल चुका है। उसने बची हुई सेना को अपनी एकत्रित किया और कालपी की तरफ बढ़ चला। कालपी के मैदान में पहुंचकर उसने डेरा डाला, जहां पर राणा सांगा के एक सरदार ने धोखे से राणा सांगा को भोजन में विष दे दिया और राजपूतों की यह शान महाराणा सांगा 30 जनवरी 1528 को मृत्यु को प्राप्त हुआ। इतिहासकारों का मानना है कि बाबर ने अपनी कूटनीति के तहत राणा सांगा के एक विश्वसनीय सरदार को फोड़ लिया था और उसी के माध्यम से उसने राणा सांगा को विष दिया, जिससे कि राणा सांगा की मृत्यु हो गई। यदि राणा सांगा के उत्तराधिकारियों में राणा सांगा जैसा कोई वीर और पराक्रमी होता तो दिल्ली में मुगल काबिज ना हो पाते। अपनी आत्मकथा बाबरनामा में बाबर ने भी खुले हृदय से इस हिंदू सम्राट राणा सांगा की तारीफ की है। साथ ही उसने दक्षिण के हिंदू साम्राज्य विजयनगर की भी खुलकर प्रशंसा की है। तो मित्रों, इस तरीके से इस महान पराक्रमी राणा सांगा का अंत हुआ और अगले रविवार को हम आपकी मुलाकात करवाएंगे तुंगभद्रा नदी के किनारे बसे विजयनगर साम्राज्य की, जिसके राजा थे राजा कृष्णदेव राय। इंतज़ार कीजिए अगले रविवार का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती।